गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसे कि अभी तक हमने चैप्टर 1 पढ़ा है और इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ रहे हैं और उनके समीकरणों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इस चैप्टर में हम बहुत सारी अभिक्रियाएं पढ़ रहे हैं और उनके समीकरण कैसे लिखे जाते हैं वो पढ़ रहे हैं। विभिन्न अभिक्रियाओं को करेंगे और उनके लिए समीकरण लिखेंगे और उन समीकरणों को हम संतुलित भी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में। कितने प्रकार की अभिक्रियाएं हैं? तो पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया। नाम से पता चल रहा है कि संयोजन हो रहा है, किसी चीज का कोई चीज जुड़ रही है। देखिए, जो हम चीजें पहले लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पर इन अभिक्रियाओं में बोला है कि हमने क्या लेना है, कैल्शियम ऑक्साइड लेना है इसको, तथा बुझा हुआ चूना लेना है। ठीक है, चलो कैल्शियम ऑक्साइड लेना है हमने, यहाँ पर बिना बुझा हुआ चूना लिया है ना, ये गलत लिख दिया है यहाँ पे। कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड लेना है और उसमें जल मिलाना है। तो देखिए ये क्या है, जो चीज़ें हमने ली, जो पदार्थ हमने लिए उनको अभिकारक कहते हैं। तो इनकी अभिक्रिया हो रही है, इनको हम अभिकारक कहते हैं, इनको लिखेंगे बाईं ओर। ठीक है, अब इनकी अभिक्रिया के बाद क्या बन रहा है, बुझा हुआ चूना बन रहा है और साथ में ऊष्मा भी निकल रही है। तो ये तो चलो ऊष्मा है, इसको उत्पाद नहीं बोलेंगे हम, उत्पाद ये बन रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, संयोजन हो रहा है। दो चीज़ें ली, एक ये जुड़ गई, ये जुड़ गई और एक उत्पाद बन गया। तो क्या हुआ, संयोजन। एक उत्पाद बना है मतलब ये दोनों चीजें जुड़ गई हैं और एक उत्पाद बना है, तो इसको हम बोलेंगे संयोजन। तो देखो, संयोजन अभिक्रिया में क्या बोला गया कि हम अभिकारक लेते हैं दो या अधिक। ठीक है, दो या दो से अधिक अभिकारक अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करने के बाद एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ठीक है, उत्पाद कितने बनेंगे, एक, तो हम बोलेंगे एकल उत्पाद का निर्माण होता है। तो अभिकारक वो पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उत्पाद जो अभिक्रिया के बाद बन रहा है। तो ये दो या दो से अधिक होंगे और ये एक बनेगा। ऐसा हमने मैग्नीशियम के केस में किया था कि मैग्नीशियम रिबन को जलाया था तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई थी। ठीक है, तो मैग्नीशियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई, ये अभिकारक दो लिए हमने और एरो लगाया, उत्पाद क्या बना था, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। ठीक है, तो ये दो अभिकारक लेने के बाद एक उत्पाद बना। तो जो भी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक दो या दो से अधिक हों और साथ में उत्पाद केवल एक बने, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब जुड़ने का काम हो रहा है यहाँ पे, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। तो ये दो पदार्थ जुड़ रहे हैं, दो अभिकारक जुड़ रहे हैं, इनको क्या बोलेंगे, ये नाम याद रखना, कई बच्चों को पता ही नहीं है कि इनको क्या बोलते हैं, अभिकारक। अच्छा, ये यहाँ पे ठीक कर लेना, अभिकारक। और जो बना उसे क्या कहेंगे, उत्पाद। समझ गए? तो ये याद रखना है, इसको अच्छे से समझना है। संयोजन अभिक्रिया, उसमें दूसरा एग्जाम्पल जो अभी हमने किया, कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने, बिना बुझा हुआ चूना लिया, उसमें जल मिलाया, तो ये अभिकारक हैं, ये पदार्थ हमने लिए और अभिक्रिया होने के बाद बन गया कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, जिसको बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ठीक है, एक उत्पाद बन रहा है, दो हमने अभिकारक लिए थे, दो अभिकारक लिए थे, उत्पाद एक बना। ये भी संयोजन अभिक्रिया है और याद रखना है इसको, ये बिना बुझा हुआ चूना और जल मिलाया है, अभिकारक लिए हैं हमने, उत्पाद एक बना है, तो संयोजन अभिक्रिया। इसी अभिक्रिया में हम देखेंगे कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को ना, इसको जल में मिलाएंगे तो क्या होगा कि ये जब इस बीकर को टच करेंगे तो ये गर्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें यानी इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, ऊष्मा भी निकल रही है। ठीक है, तो ऊष्मा निकल रही है, तो जिस अभिक्रिया में ऐसी जो भी अभिक्रिया होगी जिसमें ऊष्मा निकलेगी उसे ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया भी कहेंगे। ठीक है, तो ये जो अभिक्रिया है, ये दो अभिक्रियाओं का उदाहरण है हमारे पास। एक संयोजन भी हो रहा है इसमें और इसलिए इसको संयोजन अभिक्रिया भी कहेंगे। और अगर आपसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया पूछ लिया जाए तो उसमें भी आप ये उदाहरण लिख सकते हैं, क्योंकि ये अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी का भी उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर एक और चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि जब हम चूने के पानी को दीवारों पर लगाते हैं, ये जो बुझा हुआ चूना है इसको दीवारों पर लगाते हैं तो दीवारें एकदम नहीं चमकती हैं, थोड़ी देर बाद चमकने लगती हैं, कुछ अगले दिन दूसरे दिन उनमें चमक आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि
ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, और साथ में इसमें जल जो है वो बाहर निकलकर बाष्पीकृत हो जाता है। तो ये जो उदाहरण है ये ना तो संयोजन का उदाहरण है, ना ही ऊष्मक्षेपी का उदाहरण है। ठीक है, ये सिंपल रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या हो रहा है कि एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के साथ अभिक्रिया करके कुछ नया पदार्थ बना रहा है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया को बताने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि चूने का पानी, जब हम चूना लगाते हैं दीवारों पर तो एकदम चमक क्यों नहीं आती, उसमें दूसरे तीसरे दिन क्यों चमक आती है? क्योंकि वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वह चूने का पानी अभिक्रिया करता है और उसमें कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये संगमरमर का भी सूत्र है, तो इसलिए उसमें संगमरमर की तरह की चमक आती है, क्योंकि उसी की तरह का पदार्थ बन जाता है दीवारों पर। ठीक है, तो इसके अलावा जो वियोजन अभिक्रिया है वो इसका उल्टा है, टूटने वाली अभिक्रिया हो रही है। इसमें क्या लेंगे हम, जब टूटेगी कोई चीज़ तो एक चीज़ टूटेगी ना। अकेला हमने अभिकारक लिया, पहले हमने 2 लिए थे और उत्पाद जो था एक बना था। यहाँ पर उल्टा हो रही, यहाँ अभिकारक एक है और उत्पाद 2 या 2 से अधिक हो जाएंगे। ठीक है, जबकि पिछली अभिक्रिया में उल्टा हुआ था, उसमें हमने क्या लिया था, 2 अभिकारक लिए थे, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद एक बनेगा। ठीक है, इसमें इसका उल्टा हो रहा है कि हम अभिकारक एक ले रहे हैं और उत्पाद 2 या 2 से अधिक बन रहे हैं, तो यानी ये टूट के ही बना ना 3 में। ठीक है, तो इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें एक अभिकारक टूट कर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करता है। ठीक है, इसी अभिक्रिया में हम जब कुछ अभिक्रिया ऐसी करते हैं, जैसे ये अभिक्रिया हो रही है, लेड नाइट्रेट को हम गर्म कर रहे हैं, तो लेड नाइट्रेट को हम ऊष्मा दे रहे हैं, तो यानी ऊष्मा अब निकल नहीं रही है, ऊष्मा देनी पड़ रही है हमें। ठीक है, तो ऊष्मा देनी पड़ रही है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जिसमें ऊष्मा जो है अवशोषित होती है, उन्हें ऊष्मा शोषी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये करना है आपने, ये कुछ उदाहरण है, बुक पर से पढ़ने हैं अच्छे से, क्योंकि ये पेपर में आते हैं प्रश्न, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद विस्थापन मैंने कल आपको समझाया अलग से, द्विविस्थापन अलग से समझाया है, और अवक्षेप बने थे एक अभिक्रिया में, ये हमने पहले दिन भी किया था, लेड नाइट्रेट वाला मैंने वीडियो भी दिखाया था आपको। पीले 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 प्रेसिपिटेट यानी अवक्षेप बने थे, तो वो मैंने दिखाया था आपको कैसे किया हुआ है ये। उसके बाद उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं आ जाती है, इनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं आज। तो बच्चों, उपचयन अभिक्रियाएं और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? उपचयन अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो जुड़ती है। ठीक है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल एक लिया है, यहाँ पर हमने कॉपर चूर्ण लिया है और कॉपर चूर्ण को हमने गर्म किया, तो हम देखेंगे कि इसके ऊपर एक काली परत चढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो कॉपर था वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, तो देखिए अभिक्रिया क्या है, कॉपर लिया था हमने, कॉपर चूर्ण लिया था, तो वायु के साथ जब उसको गर्म किया तो वो वायु के साथ अभिक्रिया करता है, बिना गर्म किए अभिक्रिया नहीं वो कर रहा था, गर्म करने पर उसने अभिक्रिया की और कॉपर ऑक्साइड बन गया। ठीक है, तो ये जो कॉपर चूर्ण आप देख रहे हैं इसमें ये है, इसके ऊपर ये काला काला बनाया हुआ है कवरिंग। ठीक है, तो ये काली परत चढ़ गई है, ये परत किस चीज़ की है, कॉपर ऑक्साइड की। तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। यहाँ पे हमने कॉपर लिया था, उसमें ऑक्सीजन जब जुड़ा तो उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, देखो। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन यानी उपचयन अभिक्रिया। और जिसमें उल्टा होगा, जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होगा, ऑक्सीजन बाहर निकले, जैसे कॉपर ऑक्साइड को पर से अगर हम इसी कॉपर ऑक्साइड पर से जब हम हाइड्रोजन गैस गुजारेंगे तो वो काली परत हट जाएगी, और क्या होगा उसमें, देखो कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन हाइड्रोजन लेकर निकल जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन को लेकर निकल जाएगा जल के रूप में, और कॉपर फिर से आ जाएगा तो भूरे रंग का, तो वो काली परत वहाँ से निकल जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन बाहर निकल गई, ठीक है, और कॉपर रह गया, तो इस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन जुड़ती है यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन कहते हैं, और जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है, यहाँ कॉपर का उपचयन हो रहा है, ध्यान रहे, कॉपर का उपचयन और यहाँ कॉपर ऑक्साइड का अपचयन। ठीक है, ऐसा नहीं बोल देना कि कॉपर का अपचयन हो रहा है तो गलत हो गया,
कॉपर ऑक्साइड लिया था हमने, ये तो बाद में बना, कॉपर तो बाद में बना, पहले कॉपर ऑक्साइड था, उसका अपचयन हुआ। ठीक है, एक और कह सकते हैं यहाँ पर देखो हाइड्रोजन भी जुड़ती है, तो ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन जुड़ी तो उपचयन, अगर हाइड्रोजन जुड़ी तो अपचयन, अगर ऑक्सीजन जुड़ी तो उपचयन, अगर हाइड्रोजन जुड़ी तो अपचयन, ये ध्यान रखना है आपने। तो हम दो तरीके से कह सकते हैं, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास हो उसे उपचयन कहते हैं, और जिन अभिक्रियाओं में हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास हो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो इसी प्रकार के जो हमारे अभिक्रियाएं होती हैं इनमें उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं, तो इन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं? जिन अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन दोनों हों उन्हें रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, जिसमें दोनों अभिक्रियाएं हो रही हैं, उपचयन की भी और अपचयन की भी, यानी ऑक्सीडेशन की भी और रिडक्शन की भी। तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन का रेड लेंगे, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन का ऑक्स लेंगे तो बन गया रिडॉक्स। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं फिर इनको, ये भी नाम याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। देखो यहाँ पर उपचयन अपचयन दोनों बताए हुए हैं, इस अभिक्रिया में उपचयन अपचयन दोनों हो रहे हैं, इसलिए इसे रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। यहाँ भी कुछ उदाहरण है, ये भी अच्छे से पढ़ने हैं, और आपके दैनिक जीवन में उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव क्या हैं वो यहाँ पर बताया हुआ है। देखो हमने अपने दैनिक जीवन में संक्षारण देखा है होते हुए। संक्षारण में क्या होता है? धातुओं की ऊपरी परत का ह्रास होता है। कैसे? पहले हमने मैग्नीशियम बोला, मैग्नीशियम के ऊपर ऑक्सीजन की परत जम जाती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है ऊपर। ठीक है, वैसे ही आपने लोहे को देखा, लोहे को खुला छोड़ दो तो वो नमी और वायु के संपर्क में आता है और उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। कैसे लिखेंगे इसको? कि जब धातुएं वायु या और नमी या दोनों के संपर्क में आती हैं तो उनकी ऊपरी सतह का ह्रास होने लगता है। लोहे के ऊपर जंग लगता है, ऊपर से लोहा खराब होने लगता है। क्यों? वायु और नमी के संपर्क में आने से, इसलिए खराब होता है जब वो वायु और नमी के संपर्क में आता है। तो वो जो जंग है, जो लोहे के ऊपर से जंग निकल रहा है, मतलब वो खराब हो रहा है लोहा। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। दूसरी धातुओं में भी होता है, जैसे चांदी और तांबे में भी हमने देखा है। चांदी में काला काला रंग बन जाता है और तांबे में हरा। तो ये भी प्रश्न कई बार, चांदी के ऊपर जो काली परत है ये संक्षारण का उदाहरण है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ने लग जाती है, वो संक्षारण का उदाहरण है। तो संक्षारण होता कैसे है? आर्द्रता यानी नमी के संपर्क में आने से, कई बार अम्ल के संपर्क में आने से भी होता है और वायु के संपर्क में आने से भी होता है। अब लोहे में जो होता है संक्षारण, उसके लिए वायु भी जरूरी है और नमी भी जरूरी है। लास्ट टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। विकृत गंधिता भी एक तरह का संक्षारण ही है, लेकिन ये खाने वाले पदार्थों में होता है, तेलीय खाद्य सामग्री में होता है। वसायुक्त जो तेल है वो वसायुक्त ही होता है, इसलिए तेलीय सामग्री में होता है। ये थोड़े दिन रखने के बाद उसमें स्मेल आने लगती है और उसका टेस्ट भी खराब हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है, वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है। चिप्स है, चिप्स बनाए फैक्ट्री ने, तो ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, जल्दी खराब हो जाएगा। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो खराब होगा, अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो खराब नहीं हो पाएगा। तो चिप्स के पैकेट में एक गैस मिलाई जाती है जो ज़्यादा क्रियाशील नहीं होती। वो गैस कौन सी है? वो है नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये कम सक्रिय गैस होने की वजह से ये विकृत गंधिता नहीं कर सकती। ठीक है, तो नाइट्रोजन भर दी, पैकेट फूला होता है, कहते हैं कि अगर वो फूला हुआ है तभी लेना है, अगर उसकी गैस निकल गई तो नहीं लेना, क्योंकि फिर उसमें ऑक्सीजन घुस गई है तो वो चिप्स खराब हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए आपने फूला हुआ ही लेना है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन जो है वो क्रिया नहीं करती, विकृत गंधिता नहीं कर पाती। लेकिन अगर ऑक्सीजन होती तो एकदम से उसने दूसरे दिन चिप्स खराब कर देने थे। ठीक है, तो चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस मिलाते हैं? नाइट्रोजन। अब ये आपका होमवर्क आ गया, ये आपने करना है। तो ये क्रियाकलाप जितना होता है आपने सारे करने हैं, अभ्यास के प्रश्न। जो नहीं आता है वो मेरे से आपने पूछ लेना है, फिर बाकी हम अगले टॉपिक में उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।